नाजरीन, ये है रेड लाइन। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने तंग आकर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया है PTI की तरफ से। वाक़तन इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है या इमरान खान आइनी इदारों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब्दुल करीम सिद्दीकी और मतीला जान भी शामिल गुफ्तगू होंगे। आर्मी चीफ सऊदी अरब, UAE, इमरान खान का मानना यह है कि मरकज़ की पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है, और वज़ीर दिफा पाकिस्तान में हम ख्वाजा आसिफ से पूछेंगे कि पाकिस्तान के लिए आर्मी चीफ को सऊदी अरब और UAE से मदद क्यों मांगनी पड़ती है। हमें ज्वाइन करेंगे इसी प्रोग्राम में। हम आपको ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे। इकॉनमी बहुत दिनों से ट्रेंड कर रही है, जो अच्छी बात है। पाकिस्तान में इकॉनमी के ऊपर बहस होनी चाहिए। जिनेवा कॉन्फ्रेंस भी ज़ेर बहस है। कुछ और मामलात भी हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी के 2 ट्वीट्स का भी जिक्र करेंगे। बड़ी खबरों में से एक खबर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। हम जानना चाहेंगे अब्दुल करीम सिद्दीकी, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मतीला जान, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और बैरिस्टर गौहर खान, वकील तहरीक इंसाफ से, कि ये कितना संजीदा मामला है और इमरान खान के इस किस्म के केसेस किस तरफ जा रहे हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, क्विकली, ये सीरियस मामला है, अब तो वारंट तक बात आ गई है, काबिल ज़मानत है, लेकिन सीरियस मामला है कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई सीरियस मामला है अपना तलत साहब। एक्चुअली ये है कि ये वो मैटर है जिसमें कंटेम्प्ट का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर लिया था कि आप प्रोसीड करें, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इंस्ट्रक्शन यही थी कि पहले आप जो रिस्पॉन्डेंट है उनकी जो ऑब्जेक्शंस है उस पर पहले फैसला करें और उसके बाद आप प्रोसीड करें। ये एक एप्लीकेशन दी गई थी कि आप इमरान खान साहब को एग्जाम्प्ट करवा लें, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा ही होता है, और हमारे कोर्टों में भी हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी आप इन मामलात में कोर्ट में रिस्पॉन्डेंट को बुलाते हैं तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाती है कि जी फॉर दीज रीजंस ये रिस्पॉन्डेंट नहीं कोर्ट में आ सकता। तो वो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देती हैं कि जी नहीं, मैं एग्जाम्प्ट करूं कि ना करूं। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर कोर्ट ने आज ऑर्डर करना था तो द मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन को ये होना चाहिए था कि नहीं, मैंने आपकी एप्लीकेशन सुन ली, मैंने आपकी माजूरात सुन ली, मैं इस तरह करता हूँ कि जी हम आपकी एप्लीकेशन डिसमिस करते, नेक्स्ट डेट पे पेश हो जाओ। अगर उस डेट पे ये पेश ना होते तो फिर वारंट इशू करते तो वो रूटीन में हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी एक ऑब्जेक्शन ज़रूर है, और उसके मैं बताता हूँ उसकी रीजंस क्या। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डायरेक्शन यही दी है। सिर्फ कंप्लीट करूँ। वो जो नॉन अवेलेबल वारंट होता है, ये समन होता है, सब प्रोसेस है। यू मे कॉल इट वारंट, बट दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ कोर्ट कि आप पेश हो जाओ। तो वो ज़्यादा पेश तो होना नहीं उन्होंने। नहीं सर, क्वेश्चन है, हमने एक ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन ये है कि 104 में कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोर्ट नहीं है सर, 170 नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं। अगर आपके पास भी ऑर्डर आ जाए और आपको भी कहे कि आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपका भी यही कहना होगा कि सर मुझे कंटेम्प्ट में कोर्ट होल्ड कर सकती है। लेकिन संजीदा मामला नहीं है मेरे ख्याल से। तो वाकई संजीदा मामला नहीं है या क्या? देखें, इमरान खान साहब को या गौहर साहब को सुने तो संजीदा नहीं लगता, मगर हकीकत यह है कि एक कानून है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में कहा है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के हवाले से कोई अपील सुनती है, तो जब तक वो कानून मुअत्तल ना हो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कानून को सस्पेंड नहीं कर सकती। ये जिस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि वो कानून फील्ड में है, और उस पर अमल दरामद को हम रोक नहीं सकते जब तक वो कानून ना चैलेंज किया गया हो। तो ये नहीं हो सकता कि किसी ने, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको बुलाया है तो आप उनके बुलाने और पर्सनल अपीयरेंस के ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत संजीदा मामला है, मगर दूसरे बहुत सारे संजीदा मामलात की तरह इमरान खान शायद इसको भी इंतहाई गैर संजीदा तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो अपनी तौहीन समझते हैं मुस्लिम लीग नून के बकौल उनके एजेंट के सामने पेश होने, और फिर वो अपनी तौहीन समझते हैं एक ऐसे कमीशन के सामने पेश होने पे जिसके हवाले से वो हर रोज़ तकरीरों में ये सब कुछ कहते हैं। एक पहले पेश हुए भी हैं और माफ़ी भी उन्होंने रिग्रेट भी किया है पहले। उनके बराबर जो लोग बैठे, फवाद चौधरी साहब, वो तो उनके वालदा की तबीयत के हवाले से हुआ। असद उमर साहब का भी है कि वो आए फिर वो पहुंच नहीं पाए। तो 12 तारीखें हुई हैं तक, 1 दर्जन से ज़ायद बार उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा गया। और वो नहीं है। मतलब अगर आप इलेक्शन कमीशन हैं बतौर इंस्टीट्यूशन और आप बार बार तलबियाँ कर रहे हैं और कोई नहीं अपीयर हो रहा, तो कितने संजीदा मामला है?
देखें, ये अभी इन्होंने बात की ना कि ये कोर्ट नहीं है। यही मामला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेके गए थे, जिसमें इनकी ये दरख्वास्त डिसमिस हो गई थी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक माफ़ीनामा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया था। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास जो है वो कंटेम्प्ट के मामलात के अंदर हाई कोर्ट की पावर्स हैं, जिसमें ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो बेलेबल किए हैं, इसके बाद नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद तौहीन की सज़ा है, ज़ाहिर है 6 माह है, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि 6 माह के बाद बुला के पूछा जाता है, हाँ जी आप अभी भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं, माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते। अगर नहीं मांगते तो वो फिर 6 माह के लिए अंदर भेज सकते हैं। सो इसमें 6 माह की भी, यानी इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचने के लिए 6 माह की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आध काफ़ी है फैसला कि जी आपने कंटेम्प्ट किया है। तो संजीदा मामला इस पे है, वो कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट है या नहीं है, इस बात से कतई नजर कि इमरान खान है, ये दोनों चीज़ों का जिक्र है। जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे हैं, इस तरह नहीं, वो कोर्टों की और सारे इंस्टीट्यूशन की कदर कर रहे हैं और इसी के लिए जेलें काटी और इसी के लिए सारा 26 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और 26 साल से स्ट्रगल यही मुझे आप सिर्फ एक मिनट एक मिनट का 10वां हिस्सा दे, मेरे से डिसएग्री जरूर कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू से। मैं आपको मवाद आपको देना चाह रहा था, मैं काइंडली लेट मी एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं हम कदर कर रहे हैं और कदर की निगाह से ही देखते हैं। देखो, अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो जा रहे हैं और 144 के सेक्शन में जा रहे हैं और 19 केसेस उसके खिलाफ बिल्कुल गलत केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, उनमें जाके बेले करवा रहे हैं, तो फिर इसमें क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए जाने से नहीं घबराना। सिर्फ और सिर्फ एक लीगल इशू हमने उठाया, आईनी मसला उठाया कि आप कोर्ट नहीं है। जिस तरह कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी नहीं, वो चूँकि कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर किया था और उसके बाद इमरान खान साहब चले गए और उन्होंने, ये वो दौर था जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया था कि ये कोर्ट नहीं है। ये वो दौर हुआ करता था जब इलेक्शन कमीशन लोगों को डिस्क्वालीफाई हुआ करता था और इलेक्शन कमीशन ऑर्डर ऐसे एक्सरसाइज करता था जिस तरह कानूनी नुकात पे आप अड़े हुए हैं। वैसे तस्दीक हम सिर्फ या ताज़ीम जो है उसके मामलात आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है कि कोई, हम सारे इंस्टीट्यूशन ताज़ीम करते हैं। प्लीज जरा प्ले कीजिएगा, इमरान खान साहब कितनी ताज़ीम करते हैं इलेक्शन कमीशन, कदर करते हैं। मैं ये जो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूं आज। तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। एक तो ये नून लीग शरीफ खानदान का घर का नौकर है और दूसरा इसको पीछे से भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का अर्जाना करने लगा हूं। वो सिकंदर सुल्तान जो एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनकी। सिकंदर सुल्तान वो तो एक बुज़दिल आदमी है, उसको तो पीछे से एक बूट पड़ा इसलिए उसने, एक जूता पड़ा तो उसने पूरी मदद की। ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बददियानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। जरा आपके पास आता हूं, जरा इनसे पूछ लूं कि आप जब ये सारा कुछ सुनते हैं, और हम सब ने बहुत मरतबा ये सुना हुआ है, आपने ज़्यादा सुना हुआ है, हमने निस्बतन कम सुना, लेकिन सुना सारा ने हुआ है, ये क्या है? ये कंटेम्प्ट है क्या है? देखिए, वही है, पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जजेस के हवाले से कहा था कि उन्होंने जो फैसला दिया 2013 की, आपको याद करें, वो उसको शर्मनाक कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोई दोहीन नहीं होती। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने, जैसे कयूम ने बताया कि वो एक दफ़ा माफ़ी भी मांग चुके हैं एक और इसी तरह की नौयत के केस में। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान साहब ने, अगर इसको वो कहते हैं कि वो इज़्ज़त करना या बकौल गौहर साहब के कदर करते हैं इमरान खान इलेक्शन कमीशन की, अगर ये कदर करना है तो मालूम नहीं फिर बेइज्जती क्या होगी। और खान साहब का स्टैंडर्ड हर हवाले से बड़ा हाई होता है। तो मेरे ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी की जो तौहीन अदालत की सज़ा है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। और फिर एक लीडर को जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उसको महज इसलिए किसी इदारे को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए कि क्योंकि उसके पास तौहीन अदालत की पावर नहीं है। अगर अखलाकी तौर पर भी देखें तो एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना किसी के लिए भी, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर है, चाहे वो मुखालिफ सियासतदान ही क्यों ना हो, मगर मेरे ख्याल में सिर्फ इसलिए शेर बन जाना कि वो तौहीन अदालत का बकौल उनके इख्तियार नहीं है उनके जहन में, तो ये भी मेरे ख्याल में अखलाकी ज़वाल की एक मिसाल है। नहीं, इसमें
अगर ये तनकीद है तो फिर मैं गौहर साहब की इजाज़त से इमरान खान साहब को बददियानत कह सकता हूँ, इमरान खान साहब को बुज़दिल कह सकता हूँ, इमरान खान साहब को कह सकता हूँ वो पीछे वोट खा के आए थे, और इमरान खान साहब जो है परवेज़ इलाही के घर के नौकर हैं, मैं ये कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता ना। बिल्कुल इसी तरह से जो है इमरान खान साहब इदारों की बात करते हैं ना, यहाँ पे सिकंदर सुल्तान की जात नहीं है, ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। और इसी तरह से इमरान खान जब एक्स प्राइम मिनिस्टर, हम तो इस तरह से बात करते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है। सो ओहदों की और एतबार से, और फिर एक मोरालिटी होती है कि आप बीइंग ए लीडर अपनी कौम को किस तरफ और क्या सिखा रहे हैं, वो उसकी अपनी आप लीगल कॉन्नोटेशन अलहदा छोड़ दें आप, लेकिन ये है कि क्या ये अल्फाज गौहर साहब अपने बच्चे को कहेंगे कि वो इस्तेमाल करे अपने किसी बुजुर्ग के हवाले से? इफ आई वर टू विदाउट पर्सनलाइजिंग इट, गौहर साहब मैं अगर सिंपली आपसे ये पूछ पाऊँ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ ये अल्फाज क्या हैं, ये जो अभी हमने सुनवाई ये क्या है? शायद आपने कुछ क्लिप ज्यादा चलवा ली है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, जो क्लिप्स हमने कम चलवाया, जो मैं आपको शुड आई गिव यू 10 मिनट ऑन दिस? अब ये कह रहे हैं एक ही क्लिप कह रहे हैं वो ऑडियो भी चला, वन क्लिप मैं एक अर्ज करता हूं। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर है तो जो भी हुआ है इस वक्त जो कंटेम्प्ट का नोटिस आया वो इन अल्फाज पे नहीं आया जो अल्फाज उन्होंने दोहराए। जो कंटेम्प्ट का मैंने उसके जवाब में चलाया, मैंने आपकी इस बात पे चलाया कि वो कदर करते हैं, उस पे चलाया मैं इस करेगा, वो हम अभी भी कदर करते हो कर। देखिए जहां तक होते हैं पर्सनल ग्रीवेंसेस लोगों के ज़रूर होते हैं, और पर्सनल ग्रीवेंसेस इदारों के खिलाफ जब भी होते तो ऐसा ही आप कहते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हिमसेल्फ जब वो चीफ जस्टिस थे तो उसने अपने ही जज को कहा कि आपके ऊपर इतने बड़ी सीरियस इल्ज़ाम है। अब्दुल हमीद डोगर को कहा कि आप मेरे चैम्बर पे नहीं बैठ सकते, और उसने कहा जावेद इकबाल को कहा कि आप नहीं बैठ सकते। क्या वो तो एक ही जैसे कुलीग थे, तो उसमें क्या कोई खराबी थी? क्या पर्सनल? और ये एक पर्सनल, और कौन से कितने और ये एक हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैं था, कयूम सिद्दीकी इसका गवाह है, उसमें से एक जज ऑलमोस्ट रो पड़े कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, तो क्या वो से नाहल? सर अगर आप एक ऑफिस एज्यूम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो तनकीद के लिए तैयार रहो, लेकिन अब एक लफ्ज़ एक मस्कर पहले ये तो तय कर सुप्रीम कोर्ट ने, में देखिए फाइल खोली ना छोड़े ना, एक मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बंदे को मैं किस तरह अल्फाज अदा करूँ, इस सरबराह को मैं कैसे अल्फाज अदा करूँ? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सारे पॉलिटिकल पार्टीज का कि एक साथ फैसला करें, आप सिर्फ मेरे केस का उठा करके कमेटी बना के फैसला करते और मेरा ऑर्डर अनाउंस कर देते, फिर आप मेरे खिलाफ तला साहब कोई एक सा केस नहीं, मैं सारे गौहर साहब से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। बिल्कुल आप क्या गौहर साहब की नजर में बतौर वकील ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बददयानतदार हैं, उन्होंने बूट खाया हुआ है? क्या गौहर साहब तायद करते हैं? मैं देखिए इन अल्फाज को तायद करते हैं या नहीं करते? मैं ये सवाल है, हमारा केस पहले उठा लेते, अगर ये तायद करते हैं तो ठीक है, फिर तोशाखाना का केस उठा लेते। फिर तोशाखाना का केस अगर आपके पास 90 डेज आईन और कानून में आपके पास 90 डेज है, उस दिन आप ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? जिस दिन आपका एक मेंबर केसेस की तरतीब, फैसले की तरकीब, वो सब कुछ आपको कंसल्ट करके किया जाए? सर मैं ये नहीं कह रहा था वो किसी को कंसल्ट नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लिहाजा ही डिजर्व्स इट। मैं ये कह रहा हूँ, देखें आपका आर्गुमेंट, जब आप आर्गुमेंट गौर साहब आप हर बार तो आर्गुमेंट करते हैं, जब आर्गुमेंट आप डेवलप करते हैं ना तो वो कहीं जहाँ पे कल्मिनेट भी होता है। इस आर्गुमेंट को आप डेवलप कर रहे हैं, वो कल्मिनेट यहाँ पे हो रहा है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में गौर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे यही जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले बतौर वकील, बतौर एक लीडर, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह से अब लीडर भी हैं और कानूनदान भी हैं, और ये बहुत बड़ी काफ़ी कंट्रडिक्शंस भी आ जाती हैं कई बार, तो ये खुद अपनी पोजीशन वाजे करें कि क्या जो इनके लीडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कह रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बतौर लॉयर भी इनको क्लियर करना चाहिए। क्या ये ऐसे अल्फाज दोहराएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए? नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्या होगा वो इस केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वो माहौल बना हुआ है जिसके अंदर ये मामला उठाए जा रहे हैं। लेकिन इनका मानना, उसको सवाल में कन्वर्ट कर देता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब उनके अंदर तासुब भी आ सकता है, उनके ऊपर तनकीद या उनकी तजलील इतनी हो चुकी है कि वो जुडिशियस डिसीजन नहीं कर सकते। दिस इज एन आर्गुमेंट दैट ही कैन बिल्ड। कोई राय नहीं। देखिए ये तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर हर जज अगर कोई सुनना चाहेगा आप उसके ऊपर करेंगे और फिर वो हो जाएगा। ये तो जो बाइस का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बाइस कहेंगे ना, तो बाइस के हवाले से तो उसका फैसला तो उसी ने खुद करना है, ठीक है। दूसरी बात जो है, अगर हम देखें तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को 12 तो इसके अंदर एडजमेंट्स मिल चुकी हैं,
प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो था वो 8 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चलाता रहा। अभी भी और दूसरे केसेस जो है जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का है बतौर पार्टी हेड के, जिसकी कल हेयरिंग है, वो भी कितने अरसे से चल रहा है। तो दूसरी तरफ तो ये भी तासुर आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ढील दे रहे हैं उनको। मतलब वो अगर मैं सेशंस कोर्ट में पेश ना होता तो मेरे तो वारंट ऑफ अरेस्ट हो जाते, वहाँ पे बगैर वकालतनामे के गौहर साहब पेश हो गए। अब मैं आपको एक अर्ज करूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि सारी पार्टी को पॉलिटिकली को एक साथ सुने, हमारा केस अलग क्यों किया गया, हमें पहले क्यों सुना गया, हमारे वो खिलाफ ऑर्डर क्यों पाया हुआ। फॉरेन फंडिंग की बात करें, फॉरेन फंडिंग आज तो आपका सबसे पहले केस आया था सर, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था, हमारा पहले नहीं आया था। ये लीगल आर्गुमेंट है, साल से आपका केस लगा हुआ है। ये लीगल आर्गुमेंट है कि वो भी चोर है, उसको पहले सजा देने मुझे दीजिए। ये देखो ना, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की डायरेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सारे पॉलिटिकल पार्टीज की केस को आप गौहर साहब, जब मैं ये कह रहा हूं तो वो अगर इकट्ठा होना था तो एक ही इश्यूज फ्रेम होने थे और उसमें एक ही लॉ डेवलप्ड होना था और हम सबका एक ही ऑर्डर आना था, मिस्टर सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, और सारा केस एक ही ऑर्डर में फैसला होना। हमें क्यों पिकअप कर लिया? आप खुद देख ले, तोशा खाना के केस में किस यार्ड्स की अर्जेंसी थी कि आपने उस दिन ऑर्डर अनाउंस कर लिया कि आपके एक मेंबर अभी बीमार है और उसका दस्तखत नहीं हुआ और आप फिर भी ऑर्डर कर रहे हैं। और आप इनसे एक और चीज सुन ले, आपने हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन और आप हर एक वो तो बेचारे तरला कर रहे थे कि इमरान खान साहब आप देखिए माफी मांगी थी, अब भी माफी मांग देना, हमारी जान छोड़ देना। खान साहब काफी करते हैं, काफी तरले हुए। माफी नहीं, जहां माफी की जरूरत आती है तो जो लोग माफी भी करते हैं, अगर लॉ में यही प्रोवाइडेड है, आपका डिफेंस यही है, तो लेस जरूर माफी भी मांगते हैं, लेकिन माफी कम मांगते हैं। जिस सुबक रफ्तारी के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ केस तय हुआ था, उस पर आपको फिर एतराज है। फिर अगर वो भी कहते हैं कि पहले इमरान खान का केस जो है उसको तो आप करें ना, तो मेरा केस आपने सेपरेटली क्यों किया? देन यू डिडंट मेक दिस। सर मुझमें फ़र्क है। अच्छा, नवाज शरीफ के केस तो आ गया, 6 महीने तक, 4 महीने 2 महीने चला और उसमें डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठ गया, 5 जज बैठ गए, उन्होंने टाइम भी दे दिया, JIT भी बन गया, JIT की रिपोर्ट भी आई, ये लोग पेश भी हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ऑर्डर कर दिया। उससे नाअहली तो पार्टी सरबराह से तो वो बाद में हटाए गए थे। पार्टी सरबराह से तो साकिब साहब ने आखिर में 4 रेफरेंस भिजवारी है। देखिए 2018 वो भी तो एक रेफरेंस नहीं बनता था। बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन, तो आपने आगाज किया था, ये संजीदा मामला नहीं है। मेरे दोनों जो कोलीग्स हैं जो इन मामलात को बहुत तफसील से कवर करते हैं और आप इनको जानते भी अच्छे तरीके से, दे बिलीव इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड एज यू पॉइंटेड आउट, शायद इमरान खान साहब उसको संजीदगी से ले नहीं। मैंने जो और जब आप ये एडवाइस उनको करेंगे करीब से खड़े होकर, तो वो अब रीइंफोर्स कर रहे हैं। मैंने जो कहा नॉन सीरियस का, मैं कह रहा था जो आपने फरमाया कि आपको बेलेबल वारंट इशू हुआ, तो मैंने कहा बेलेबल वारंट इज जस्ट लाइक यू इशू टू समबडी अ नोटिस। ये तो इज्जत की बात है, ये तो बड़ी शोहरत की बात है। बेलेबल वारंट जारी है तो बड़ी है। लेट्स टेक इट सीरियस दिस वे, लेट्स एटलीस्ट टेक इट सीरियस। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने आज ऑर्डर करना था, तो अगर मैं आपकी एप्लीकेशन डिसमिस करूं, तो मैं हमेशा यही कोर्ट हमेशा कहती है एप्लीकेशन डिसमिस कर रहा हूं, नेक्स्ट तारीख पे पेश हो जाओ। अगर फिर वो पेश नहीं होते तो फिर उनको ऑर्डर होता है कि मैं बेलेबल वारंट करूं। आज के दिन एप्लीकेशन डिसमिस करके उसके साथ ही वारंट का कहना, ये थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उसको ऐसा नहीं बिल्कुल। ये मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑर्डर में लिखा है ना, उन्होंने जो वजूहत बताई हैं बेलेबल अरेस्ट वारंट की, और ये कहते हैं कि कई बार पिछली तारीखों में भी काउंसिल जो है वो ज़ाती हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग चुके हैं, और ये 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा इमरान खान एक बार भी पेश नहीं हुए। और फिर आज भी प्रॉक्सी लॉयर, आज भी जो है वकील भी नहीं पेश हुए। प्रॉक्सी लॉयर एक आईनी इदारा है आज और कहते हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद से लेते हैं, आप लिफ्ट ही नहीं कराते। इमरान खान ये लिख रहे कि इमरान खान इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी पेश नहीं हुए, और लगता ये है कि खान साहब डिलिबरेटली सीकिंग एडजर्नमेंट, एक बहाने या दूसरे बहाने से, और वो कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे, और ये मजाक बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का एक मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने, और इस तरह का जो कंडक्ट है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, और ये जानबूझ के कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। ये शायद इन्होंने पहले से ऑर्डर लिखा, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, इन कमीशन को पहले ये चाहिए था कि ऑर्डर करते कि क्या हम प्रोसीडिंग फर्दर कंडक्ट कर सकते हैं। ये हुआ कि आपने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सोचना है, आपने बतौर सुप्रीम कोर्ट भी सोचना है, और आपने इमरान खान के लॉयर के तौर पर भी सोचना है। ये एडवाइस उनको जारी है, शायद उनके कहीं गले ना पड़ जाए, मुझे सिर्फ यही खतरा है।
ये हम उनको सही एडवाइस देते हैं और इंशाल्लाह गले नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि उनको गले पड़े, इंशाल्लाह उनको मायूसी होगी। ख्वाहिश तो खान ख्वाहिश हो या ना हो, इस वक्त जिसके मशवरे की वजह से गले पड़ेगा नहीं, हम मशवरा उनको यही है कि आईन और कानून की पासदारी करते हुए अपने राइट के हकूक के करते हुए खान साहब कहना पेश हो जाए। और वैसे भी बकौल नहीं बुखारी के केस वकील नहीं आता, क्लाइंट आते हैं। आई हैव टू लीव इट। तो नाज़रीन, बात कर लेते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो इमरान खान ने आज खिताब किया बज़रिया वीडियो लिंक, जो काउंटर टेररिज्म का सेमिनार उन्होंने मुनक़्क़द कराया, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर KPK के भी बोले। तो बुनियादी तौर पर सारा जो मलबा है उन्होंने आप पे डाला है, मरकज़ पे। उन्होंने कहा जी कि मरकज़ जो है उसकी पॉलिसियों की वजह से, माजी और हाल की पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी फैल रही है। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हम जब मौजूद थे तो हालात इतने ख़राब नहीं थे। अगर आप फैक्चुअल देखें तो जितने हालात इस वक्त ख़राब हैं नंबर्स के हवाले से, लगता ये है कि पिछले 8-9 महीने के अंदर ये हुआ है। सो उनका जो आर्गूमेंट है उसमें जान आपको कितनी लगती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैरियट में दारुल हुकूमत में जो है KP के मुतल्लिक़ जो है टेररिज्म का जो है सेमिनार या एक डिबेट अरेंज करनी जो है, अच्छा तो ये था, पैगाम जो है बड़ा एक फोर्सफुल जाता अगर ये पेशावर में किया जाता। तो इसमें क्या वजह थी, क्या कंफर्ट था उनको? जिस तरह आजकल वो जलसे भी जो है अपने छोटे बड़े जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 4-5-6 महीने में जो है टेररिज्म में तेज़ी आई है, और ये PTI की हुकूमत के आखिरी साल 1.5 साल में 2-3 दफ़ा हमें ये ब्रीफिंग दी गई असेंबली के अंदर पाकिस्तान फ़ौज की लीडरशिप की तरफ से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI थे, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और ये वार्न किया कि ये चीज़ जो है ये ज़ोर पकड़ सकती है। इट वाज आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, ठीक, उसके जो नतायज जो हैं। और उस वक़्त हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, हमारी हुकूमत अभी नहीं आई हुई थी। और एज़ यूजुअल उन तमाम ब्रीफिंग्स में प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नहीं थे उस वक़्त के। मैं उनके इंटरेस्ट का जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी सीरियस मीटिंग्स थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा सिलसिला जो है, इसकी बैकग्राउंड या इसकी जो नेग्लिजेंस है या इसका एक, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कॉग्निजेंस ना लेना, अहाता ना करना जो है, वो पिछली गवर्नमेंट ने इमीडिएटली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल ये समझा कि ये सारा कुछ रैप अप हो गया है। ठीक, जो रैप अप नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने TTP ने TTA की जो मदद की थी इस उम्मीद पे की थी कि कल ये हमारी मदद करेंगे। इट वाज क्विड प्रो को। ठीक, और वो डेफिनेटली जो है ये एक्सपेक्टेशंस लेके आए, और इन्होंने कुछ लोगों को, मुझे तादाद नहीं पता लेकिन वो हंड्रेड्स में तादाद कहते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में लोगों को यहाँ पे सेटल किया गया। सवात में भी सेटल किया गया और जगहों को भी सेटल किया गया, या उनको आने दिया गया? आने दिया गया। ठीक, सेटल तो ये नहीं मैं उनको मकान बना के दिए गए, नो, आने दिया गया कि दे शुड कम बैक, जहाँ जहाँ उनका कोई ताल्लुक वास्ता था, सलामदाद थी जहाँ पे आना था उन्होंने। एक अच्छी बात जो इस सारी इस सूरत हाल में हुई कि पहली दफ़ा इस सारे जो ये फिनोमेना है टेररिज्म का, उसके खिलाफ सिविलियन आवाम जो है वो बाहर निकली, काफ़ी बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद और आज खुद निकली। किसी लीडरशिप ने उनको बाहर नहीं निकाला, किसी सियासी पार्टी ने निकाला। उनकी अपनी अमन के लिए एक ख्वाहिश या अर्ज जो थी जिसने उनको बाहर लेके निकाला, जो अब वज़ीरिस्तान के अंदर भी हो रहा है, जो अब वाना में हुआ है। ये दो, मैं समझता हूँ ये कि बड़ा अच्छा ये शगुन है कि जब आवाम जो है ये फैसला कर लेंगे, चीज़ें हमने अपने हाथ में लेनी है। और अब पुरम माज था उसमें, देखो कोई असला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई नारे नहीं थे, कोई इट्स ऑल दे वर सेइंग कि यहाँ पे अमन होना चाहिए, हमारे इलाकों में अमन होना चाहिए। जो
इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन जो है अपनी एक सॉफ्ट किस्म की एटीट्यूड जो है इस चीज़ की तरफ जो है उसका इजहार भी करते हैं, जिन्होंने आज भी किया। वो तो कहते हैं कि मुझ पे इल्ज़ाम लगता है कि मैं तालिबान खान हूँ, मैं तो रिकनसाइल करना चाहता था। देखें ना जी, वो पॉलिसी बड़ी अच्छी थी, उस पर चलते तो हालात ख़राब ना होते। जंग में हम चले गए, फ़ौजें कायद आज़म ने रिमूव की थी ट्राइबल एरिया से। वो आपको पता है तारीख वो पुरानी फिर जोड़ते हैं। तो उनका आर्गूमेंट अब ये है कि अब हमें दोबारा से बातचीत करनी चाहिए। देखें, रेकन्सिलेशन के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं होगा। क्यों आप या मैं या कोई और जो है वाई शुड वी अबैंडन के इस एफर्ट को कि भाई अमन के ज़रिए बातचीत जो है वो तय की जाए जो है। लेकिन उसका फ्रेमवर्क जो है उस वक़्त भी अफवाज की जो लीडरशिप थी जनरल बाजवा के वक्त जो है वो भी यही कहते थे, आज भी वही कहा जा रहा है कि ये फ्रेमवर्क जो है पाकिस्तान का आइन है। ठीक, पाकिस्तान की सुप्रीमेसी जो है या पाकिस्तान की सॉवरेंटी जो खुद मुख्तारी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिसने इस मुल्क की चार दीवारी के अंदर या इसकी सरहदों के अंदर रहना है वो अमन के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले, बजाय इसके कि वो इस मुल्क की जो वजूद है उसको चैलेंज करे। रियासत को जो डिनाई नहीं किया जा सकता, ना डिफाई किया जा सकता है। तो ये बुनियादी उसूल है जिसकी बुनियाद पर नेगोशिएशन हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, चेंजिंग द सब्जेक्ट, तो इमरान खान ने चूँकि आज बात की तो खबर बन रही तो मैंने आपसे पूछ लिया। आप वज़ीर दिफा हैं, आर्मी चीफ जो है उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, UAE के दौरे के ऊपर, और उसके बाद फिर सऊदी अरब की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी ऐलान किया गया। बाकायदा उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ जो फ्रेमवर्क तय शुदा है। लेकिन आप वज़ीर दिफा हैं तो आप आर्मी चीफ के साथ क्यों नहीं जाते इन दौरों के ऊपर? मैं आपको उसका क्लैरिटी, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। देखें, जो मैं जाता रहा हूँ, माजी में जाता रहा हूँ। जब मैं वज़ीर दिफा था, जब यमन की जंग छिड़ी थी, मैं उसके 4 दिन पहले बाद जो है वहाँ पे पहुँचा। 29 को पहुँचा, 23 मार्च को जंग जो है 2014 को छिड़ी थी। उसके बाद मैं उस जंग के हवाले से 2-4 मरतबा गया। मौजूदा जो वली अहद है, वज़ीर आज़म हैं, जो हिज़ रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप का जो दौरा जो है मैं नहीं समझता कि ये था। ये हमारे एक रवायत है कि आर्मी चीफ जो है वो जाते रहते हैं वहाँ पे। इसका मुआशी एंगेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? मुआशी एंगेजमेंट अब ये है कि सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स पाकिस्तान आर्मी बड़ी एक्टिवली हमारी माशी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में लगी हुई है और अपना क्लाउड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम का वहाँ पे जाना जो है वो ज़रूरी था। उसमें मेरा होना ना होना जो है, आपका होना, उनका होना तो जाना तो ज़रूरी था। लेकिन हमारा मानना ये है कि बतौर सिविलियन लीडर, डिफेंस मिनिस्टर जिनके ताबे वो काम करते हैं, आपका होना भी ज़रूरत था। उसमें वजह बताता हूँ कि एब्सेंस से पता ही चलता है कि आर्मी लीड में, और जब जनरल बाजवा इमरान खान के होते हुए जाया करते थे तो क्रिटिसिज्म आता था PMLN की तरफ से भी कि जनरल बाजवा को इन्होंने चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं। वो कतर जाते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, इमरान खान बनी गला छोड़ते नहीं हैं। तो क्या जनरल आसिम जो है वो, अब क्रिटिसिज्म ये भी आएगा, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये क्या, व्हाट इज द अरेंजमेंट? मेरा अपने फैसिलिटेट करने एक रस्म है यहाँ पे कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई ओहदा संभालता है या आर्मी चीफ ओहदा संभालता है तो वहाँ पे हमारे मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में जाके हाज़िरी देते हैं। एक हमारे यहाँ पे एक अच्छी रस्म है, मैं आई अप्रिशिएट दैट। आई और ये अबू धाबी भी जाना। आई रिमेंबर 1991 में प्राइम मिनिस्टर जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ, तो 3 के 4 दिन के बाद वो शेख ज़ायद के पास गए। फिर उसी ट्रिप में या 1-2 दिन के बाद या पहले जो है वो प्रिंस अपना किंग जो है, मेरे ख्याल उस वक़्त फ़हद थे, उनके पास भी गए। तो ये एक सिलसिला है। मेरा ख्याल है इसमें प्रोटोकॉल या ये जो एक फ़ाइन ट्यून करने वाली जो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, आपने कहा है तो मेरे जहन में आया, मेरे जहन में ये आया नहीं। और मुझे हैरानी का आपके जहन में नहीं आया, सिर्फ इस वजह से ये नहीं कि इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात है कि ये मानना पाकिस्तान के अंदर कि फ़ौज के ज़रिए 2 अहम तरीन पाकिस्तान के जो इत्तेहादी हैं, डिप्लोमेटिक, आपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का जिक्र किया,
प्राइम मिनिस्टर्स लेवल मुझे इसलिए याद है कि मैं उन दिनों में अबू धाबी रहता था एंड ही केम टू सी मी, मेरे घर। दैट्स हाउ यू रिमेंबर। दैट्स हाउ आई रिमेंबर। ये ज़रा बता दें कि आज ये भी आर्गूमेंट हो रहा है कि पाकिस्तान और पीटीआई की तरफ से ये आर्गूमेंट आया है कि हम बैगिंग बाउल लेके जा रहे हैं। आर्मी चीफ जो है सऊदी अरब और यूएई में है, जिनेवा के अंदर हम पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो ये बैगिंग बाउल, आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस और चले, तो 3 लेवल के ऊपर, एक आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं, एक जिनेवा के अंदर बैठे हुए हैं, एक सऊदी अरब और यूएई। न्यूक्लियर पावर। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता कि, लेकिन मैं इसके लंबी बहस हो जाएगी अगर आप किसी रोज़ का एक्सक्लूसिवली करेंगे। तो हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? देखें, इन्होंने जो कर्ज़ा लिया है वो 70 साल में जो उतना कर्ज़ा नहीं लिया गया जितना इमरान खान साहब कर्ज़ा ले गए अपने 4 साल के अंदर। जो है, इन्होंने कहा था मैं फांसी लग जाऊंगा, आईएमएफ के पास नहीं गया, फांसी तो ना लगे, लेकिन आईएमएफ के पास चले गए। फिर उन्होंने सारी कर्ज़े लेने की फ़िलासफ़ी जो है वो बयान की कि जब हम कर्ज़े लेते हैं फिर वो ये करते हैं, फिर ये करते हैं। आपको याद होगा, सारी दुनिया को याद है। तो ये सारा कुछ उन्होंने किया। पंजाबी में इसके मतलब मुहावरा भी है कि जो आप कहते हो फिर बाद में उसको उल्टा करते हो तो क्या करते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी नेशनल प्रॉब्लम, जो हर दौर में रही है, लेकिन ये एक्सेंचुएट हुई है इमरान खान के दौर में कि उन्होंने तमाम तर अपनी गुफ्तगू जो है प्राइम मिनिस्टर से बनने से पहले जिन को कंडेम किया था, वो तमाम वो चीज़ें अपनाई, उनको जस्टिफाई किया, और फिर बाद में फिर कहते हैं मुझसे ये भी गलती हुई, मुझसे ये भी गलती हुई, मुझसे ये भी गलती हुई। जनरल, आप तो कर्जे ले रहे हैं ना। हम तो कर्जे ले रहे हैं, हमको बैगिंग, हम तो भीख तो नहीं मांग रहे। तो इमरान खान ने भी कर्जे लिए थे? नहीं, उन्होंने बड़ा कुछ लिया और फिर वो नहीं, वो अकेला था, लेकिन देखो वो भी कर्जे, वो भी आईएमएफ के पास गए, आप भी आईएमएफ के। हम तो डिनाई तो नहीं है करते, हम आईएमएफ के पास गए, बल्कि हमने कहा है कि रीट्रेट किया है कि हमें प्रोग्राम में रहना चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम अबैंडन किया। उस जो अबैंडन करने का जो इफेक्ट हुआ वो सबके सामने है। उस इफेक्ट में जो है वो डिज़ास्टर्स, अभी तक ट्रेमर्स जो हैं उसकी नज़र आ रही हैं, जो आपने अबैंडन किया उसको, और फिर उसके बाद जो आपने सब्सिडी जो है वो उड़ाई और ये किया और वो किया, फलान सब्सिडी दी, मेरा मतलब है। लेकिन वापस आ जाए 22 और अप्रैल के अंदर हुकूमत आ गई, तो जून टू जून, अगर जून तक ये निज़ाम चलता है, एक फाइनेंशियल ईयर आप मुकम्मल कर लेंगे। जी, वर्स्ट ईयर रहा है 2022 इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत कम, निग्लिजिबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आउटफ्लोज हमारे ज़्यादा हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनमें कमी है, इंपोर्ट्स में भी कमी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कमी आई, फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर कमी नहीं। इंपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हाई गई हैं, 80 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मुझे मैं अभी की सूरत हाल पे आ गया। तो अभी तो आपने बजट, मैं जून की, पिछले जून की बात कर रहा हूँ। जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनके अंदर आपको प्रिसिपिटस डिक्लाइन भी नजर आता है। लोग कहते हैं हुंडी के जरिए पैसे आ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से कम। टेम्पटेशन बहुत है हुंडी के जरिए भेजने की। जनाब, आपने ये चीजें फिक्स करनी थी, आपने रिफॉर्म तो नहीं करनी थी, साल आपने चीजें फिक्स करनी थी। तो इमरान खान का मुद्दा ये है कि जी देखें, अगर आपने जाके वही काम करना है जो मैं कर रहा था, तो फिर फर्क क्या है? देखिए, हम तो फिक्स कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जब हुई तो फिर उसको फिक्स करने के लिए टाइम लगता है, और उस दौरान जो है सैलाब आ जाता है, वो एक डिज़ास्टर आ जाता है। डिजास्टर है। उसका तो कोरोना था ना? नहीं, उसका कोरोना था, उसमें दुनिया ने मदद की थी। दुनिया उसमें कोई तो आपको भी 10.5 मिलियन जो है फ्लड के अंदर पैसे दे रहे हैं ना। 3 करोड़ बंदा जो है वो बाहर तो नहीं था, अपने घरों से बैठा हुआ। हम तो लोगों को घरों में बिठाने की उस वक्त हमारी तरजीह थी ना। 33 मिलियन बंदा जो है बाहर बैठा हुआ, जिनके पास ना घर है, ना रोज़ी है, ना फसलें काश्त कर सकते हैं, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्लेजेस अब आ गया ना जी, अब 11 आएंगे। देखें, इसमें कोई 3 साल में आ रहा है, कोई 2 साल में आ रहा है, कोई साल में आ रहा है। सो दैट इकोनॉमी आपको फिक्स करनी है। आपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, आपने टैक्सेशन बेस, आपने रेवेन्यू देखें, आपने रेवेन्यू की बात की है। मैं असेंबली में भी ये बात करता हूँ, टेलीविजन के प्रोग्राम से भी बात करता हूँ।
हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेवेन्यू की जो है वो चोरी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मसलन लोग जो है असेंबली में और सेनेट में पहुँच चुके हुए हैं, सीटें उन्होंने ख़रीद ली हुई हैं। जो जो सबसे बड़े जो रेवेन्यू के चोर हैं वो इन हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने सीटें खरीदी हुई हैं, बल्कि वो पार्लियामेंट के ओहदों पे बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि किसी के छापा पड़ा, उसने फाइनेंस कमेटी में, मैं हाउस नहीं बताऊंगा कौन से हाउस की, फाइनेंस कमेटी में हंगामा कर दिया कि किसको जरूरत की किसी को क्या होती कि मेरे कारोबार पे छापा, मच कारोबार नाजायज़ है। आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पे मैं बार बार ये बात रिपीट कर करके थक गया हूँ कि 60% जो टोबैको की इंडस्ट्री है वो 161 अरब रुपया टैक्स पे करती है, बाकी 40% 1 अरब टैक्स पे करती है। आपकी $3 बिलियन की अंडर इन्वॉइसिंग है चाइना से। वहाँ से आप जो माल खरीदते हो, मैन्युफैक्चरर जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं देता, आपकी अपनी कंपनियां वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती हैं और वो अंडर इन्वॉइस करके यहाँ पे बेचती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और उनके मालिक बड़े बड़े ओहदों पे जो है पहुँच चुके हुए हैं। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी कंटेनर ही नहीं खुले। जिससे मुराद क्या, कंटेनर नहीं खुले से मुराद क्या कि कुछ भी आता है, कुछ भी आ जाए, कोई टैक्स नहीं, बदा बदाया रेट है, 1 लाख रुपए देता है, 2 लाख रुपए देता है, कंटेनर निकल गया। आप जब आपकी यहाँ पे एलीट जो है, ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ इससे गरीब आदमी का कोई तल्लक नहीं है। इससे 80% आबादी का या 90% आबादी का, ये सारी अशराफिया को केटर कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे लग्जरी आइटम्स बिक रहे हैं, गाड़ियाँ हैं वो अमीर आदमी ले रहा है, सिगरेट जो है वो ठीक है वो आम आदमी भी सिगरेट पीता है, लेकिन आप देखें कि 60% 100 एक आध को आप पकड़ क्यों नहीं लेते? आप एग्जाम्पल क्यों नहीं बनाते? दे आर सो पावरफुल, दे आर कितने सो पावरफुल जिसका कोई हिसाब ही नहीं। उन्होंने स्ट्रैंगल होल्ड जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने सिस्टम को कहां से पकड़ा हुआ है। और इसमें पार्टी की कोई तफरीक नहीं? पार्टी थोड़ी बहुत तफरीक होगी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड, ये अक्रॉस द बोर्ड इट इज समथिंग। ये डिजीज जो है ये सारे हमारे सिस्टम में फैल चुकी हुई है। मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि ये जो सेक्टर्स हैं, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात की है, मैं गाड़ियों की बात की है, मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की है, उसके बाद तंबाकू की बात की है, सिगरेट्स की बात की है। ये सारे सेक्टर जो है चोरी है, नथिंग एल्स। कोई और का इसमें काम नहीं, इनका चोरी जो है इनका प्रॉफिट है। लेकिन आपके इंटरव्यू से भी जो पैगाम जा रहा होगा ना, वो ये कह रहा है पाकिस्तान के वजीर दिफा बैठ के मैं बता रहा है कि निज़ाम के अंदर क्या खराबी है वो आइडेंटिफाई भी कर रहा है, लोगों के नाम भी उसको पता है, वो नहीं दे वो एक अलग बात है, वो निज़ाम की कमज़ोरियाँ समझता भी है, लेकिन इसके बावजूद व्हाट ही सेइंग इज के हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। मेरी जो इतला है कि FBR में कुछ इस सिलसिले में जो है ना मूवमेंट्स हुई हैं कि मसलन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट जो है ना वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का जो है वो उसके डॉक्यूमेंट आने चाहिए। जिस तरह जर्मनी से जो है BMW के मैन्युफैक्चरर जो है वो डॉक्यूमेंट देता है, इसी तरह चाइना से हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े सेठ हैं जो ये गाड़ियों का भी काम करते हैं, साथ तम्बाकू का भी काम करते हैं, सिगरेटों का भी काम करते हैं, यानी एक स्कैंडल में नहीं है, 2-3 स्कैंडल में सारे नाजायज़ कारोबारों में बैठे हुए हैं। लिस्ट जारी कर दें। मैं असेंबली के फ्लोर पर कर दूंगा। मैं ऑलरेडी कहा भी है, मैं PAC में कहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का गवाह है कि उनका रिकॉर्ड जो है मैंने सारे मसाइल वहाँ पे उठाए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, आप देखें कि आपके यहाँ पे जो ल्यूक्रेटिव पोस्ट हैं गवर्नमेंट की वो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की बिकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये आप हमारे गली मोहल्लों में जो लोग जो हैं वो बिलक के मर रहे हैं। मतलब कैसे बिकती है? ग्रेड 21-22 पे बंदे इस वजह से लगते हैं कि 10-10 करोड़। मैं पर्टिकुलरली मैं नहीं चाहता कि चले अच्छा चले ग्रेडेड नहीं हो, लेकिन अहम ओहदों पे फायज जो लोग हैं, लेकिन आप ग्रेड 14-15 से शुरू होते हैं। जितनी ज्यादा कमाई या रिश्वत ली जा सकती है जिस पोस्ट के ऊपर, उसकी बोली लगती है। और हम पॉलिटिशियंस जो है इसने तो इमरान खान ने तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया ना, उसके तो घर से करप्शन स्टार्ट होती थी। तो उसने जो कुछ किया, ये करप्शन जो है उसने उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि उसको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि देखें, बाय एग्जाम्पल जो है रूलर्स को रहना चाहिए, एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि लोग उसको
उसकी तकलीद कर सकें जो है। लेकिन जब रूलर जो है वो सबसे बड़ा चोर हो, ज़कात खाता हो, ज़कात का में लोगों को पेमेंट करते, ख़वातीन को पेमेंट कर रहा हो ज़कात के पैसों में से, यानी पार्टी के फंड में से जहाँ पे ज़कात ट्रांसफ़र हुई है, तो ये जो इखलाक जो है या एक जो एक तौर तरीका होता है किसी माशरे में रहने का, और जो हमारा मज़हब सिखाता है हमें, हमने वो इट इज़ इन टैटर्स, वो तो तार तार हो चुका हुआ है। तो जब तक ये फिक्स नहीं होगा तब तक नहीं, ये जब तक फिक्स नहीं होगा, मसलन मैं आपको 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, आप उसको मोनेटाइज कर लें, मेगावाट में कर लें, कौन चोरी करता है? सर मैं आपको चार्ट दे सकता हूँ, मैं प्राइवेटली आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ का कितनी चोरी होती है। गैस चोरी होती है, हर चीज़ चोरी होती है, पानी के ऊपर टैक्स कोई नहीं है। किस तरह आप लोग सेव करेंगे व्हेन देयर इज़ नो इंसेंटिव टू सेव? तो ये सिस्टम ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और ये इक़्तिदार की जो वन वे ट्रैफिक है जिस तरह इमरान खान ने लगाई हुई है, इट विल नॉट टेक अस एनीवेयर। ये इक़्तिदार उसके पास 4 साल रहा है, क्या डिलीवर किया उसने? मेरा मतलब है कि तो आपके पास भी रहा है ना, तो आपने क्या देखना, हमने इस मुल्क में आपने रिफॉर्म की बात करी, आपने जड़ से उखाड़ी करप्शन, आपने लोगों को पकड़ा, आपने एग्जांपल्स बनाई, वो चलिए अब आपके पास 1 साल है ना, उससे पहले तो 1 साल नहीं था ना। नहीं देखें, हमने जो इकोनॉमी छोड़ी है 2017-18 में, रिफॉर्म की बात करें, इकोनॉमी नहीं, ठीक है, मैं ठीक है। हाउ मेनी डिड यू जेल? मतलब ये कि लोग तो यही कहते हैं ना, देखें हमें जेल करते हुए किसी को हिचकिचाहट नहीं होती, पॉलिटिशियंस का किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। बिल्कुल एग्जाम्पल जो है आपके सामने सारे नज़र आते हैं आपको, किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हुए हैं जी, यहाँ पे लोग हैं, कानून साजी की जाती है उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप देखें कि सिस्टम हमारा किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हुआ है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल कसम उठा के कहता हूँ कि हमारे MNAs जो है ना, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से उनसे 90% का ताल्लुक है। प्रिविलेज लोग बहुत कम हैं, ईमानदार हैं, हल्कों में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कजल होते हैं, असेंबलियों में वापस आते हैं, और फिर बीच में इंटरवेंशन हो जाती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है, अच्छे भले जीते हुए लोग हार जाते हैं। तो आप देख लेंगे सिस्टम कितना बड़ा, कितना समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद दिस सिस्टम। आई हैव टू लीव इट देयर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। राजीन, अब ट्रेंड्स की बात कर लें। एक ट्रेंड चल रहा है, अब माइनस तुम हो गए, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा है। इमरान खान के जलसों लंगर खानों की तस्वीर शेयर की जा रही हैं, महंगाई और आटे की कीमतों पर बात की जा रही है। तो ये इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान के दौर में हालात कैसे थे, और जब मौजूदा हुकूमत के एदाद शुमार वैसे हों जैसे महंगाई के हैं, तो इस किस्म के ट्रेंड को सिर्फ पार्टियां नहीं चलाएंगी, इसके अंदर दूसरे लोग भी अपना हिस्सा डालेंगे, और ये आपको नज़र आता है। इमरान खान की जो बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिसके ऊपर अभी हमने प्रोग्राम में भी बात की, इसके ऊपर भी बात हो रही है और ट्रेंड चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हैशटैग चल रहा है कि इमरान खान के गिर्द बाज़ लोगों का ख्याल है घेरा तंग हो रहा है, दूसरों का ख्याल है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश है वो अपने मंतकी नतीजे पर पहुंच रही है और ये साजिश नाकाम होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ज़ेर बहस है और ट्रेंड्स इसके ऊपर भी बन रहे हैं। ट्वीट्स बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि जिनेवा में पाकिस्तान को जो मदद कमिट हुई है वो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे लोगों का ख्याल है कि जी हमें इस मदद पर तकिया नहीं करना चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल है जी कि हम इस मदद पर तकिया करके अपनी बेचारगी का इजहार कर रहे हैं और हम भिखारी बन रहे हैं। ये ट्रेंड्स हैं, लेकिन अमूमन इकॉनमी जैसे जो टॉपिक्स हैं वो आवाम के ट्रेंड्स का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इस पर तो आपको हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो GIT जिसने उनके ऊपर होने वाले हमले की तफ्तीश की थी और जिसको उन्होंने कई मरतबा तब्दील करवाया, जिसके बारे में एक वकील का ख्याल है कि उसके मेंबरान इमरान खान से कंसल्ट करते थे ज़मान पार्क में रिपोर्ट बनाने से पहले, उसकी के जो मेंबरान हैं इमरान खान के ट्वीट के मुताबिक उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जिससे पता ही चलता है। और उन्होंने कहा कि कन्फर्म्स माई कन्विक्शन, माई एप्रीहेंशन नहीं, कन्फर्म्स माई कन्विक्शन, जिसमें मुराद ये कि उन्होंने
पहले से ये भांपा हुआ है, ये उनका बिलीफ है, ये उनका नज़रिया है कि पावरफुल क्वार्टर्स वर बिहाइंड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन मी। जो ताकतवर हल्के हैं उनके ऊपर दोबारा से उन्होंने अपने ऊपर होने वाले कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। इसी को चौधरी फवाद हुसैन ने भी उर्दू तर्जमे के साथ रफली ट्वीट कर दिया है और ये कहा है कि आज़ादाना तफ्तीश होने दी जाए वरना हक़ाइक़ का सबको पता है। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ से कह रहे हैं कि तफ्तीश करवाएं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि हमें पता है। तो अगर पता है तो फिर तफ्तीश